हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के लिए बिहार दरोगा सेट नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तथा लाइक करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे ताकि जो वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक बात और आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को कम से कम कंप्लीट ज़रूर देखें। जब तक आप वीडियो को कंप्लीट ना देखेंगे तो सेट आपका अधूरा रह जाएगा, जिसका ना आपको लाभ मिल पाएगा और ना ही मुझे लाभ मिलेगा। तो चलिए सेट की शुरुआत करते हैं सेट नंबर 7 की प्रश्न संख्या 1 के साथ। पहला प्रश्न है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों यह एक रिपोर्ट थी, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 1849 से 50 के बारे में ऐसा लिखा गया था। यह लिखा गया था W.H. स्लीमैन के द्वारा। इन्होंने ही ठगी प्रथा का जो अंत करवाया था उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग की इन्होंने सहायता की थी। और इसके लिए अगर सती प्रथा की बात करें तो इसमें राजा राम मोहन राय ने भारतीय की तरफ से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये अभी बात किया जाए इस पुस्तक की, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, इस पुस्तक को W.H. स्लीमैन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि इंफ्रारेड किरणें क्या है। यानी कि इंफ्रारेड जो रे है बोला गया है कि अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे हैं अथवा विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें से कौन से हैं इंफ्रारेड की क्वालिटी। तो दोस्तों ये इंफ्रारेड जो होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसकी 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस को आमंत्रित किया गया था। तो जब 73वीं वर्षगांठ मनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो उसको संबोधित करने के लिए सिंगापुर के जो मुख्य न्यायाधीश थे, सिंगापुर देश के मुख्य न्यायाधीश, उनको बुलाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सिंगापुर की मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वह थे सुंदरेश मेनन। ठीक है, सुंदरेश मेनन थे सिंगापुर के चीफ जस्टिस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता की थी। वैसे तो दोस्तों गगनयान 2023 के लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया था, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उसमें बोला रहा है कि किसके साथ समझौता किया, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बात और बता दें कि इसके लिए इसरो ने यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय वायुसेना के साथ संयुक्त किया हुआ था, एक साझेदारी किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में अलग अलग देशों के बारे में दिया रहेगा तो वहाँ से आपका फ्रांस हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 5वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इसे 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। ठीक है, 6 फरवरी 2023 को इसे बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। किसे, भारत ऊर्जा सप्ताह 7 दिनों तक चलता है, वह मनाया गया है बेंगलुरु में। प्रश्न संख्या 6। छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% तथा दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% होगा। दोस्तों एक और मैं आपसे बात करूंगा कि भाई मैथ के लिए मैंने बोला था कि 2 से 3 सेट होगा, उसका एक वीडियो कंपाइल करके आपको डाल दिया जाएगा। जो मैंने तीसरा सेट कंप्लीट होते होते मेरा रह गया है तो वो भी मैं डाल दूंगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, मैथ पर मेरा पकड़ भी है और मैथ के लिए आपको टेंशन नहीं करना है। ये भी बहुत साधारण प्रश्न है। देखिए ये क्या हो जाएगा कि 500 है, फिर क्या होगा 1 प्लस पहला 2 अलग अलग वर्ष के लिए कर रहे हैं तो रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और टाइम अलग अलग है। 2 वर्ष है तो 1 वर्ष इसका निकालेंगे, 1 वर्ष अगले का निकालेंगे, तो ठीक है पावर 1 ही रह जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है और मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल मैथ के प्रश्नों, रीजनिंग के प्रश्नों को अभी थोड़ा सा छोड़ के चलेंगे, पहले जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और मैं मैथ, रीजनिंग और सभी का एक कंपाइल करके 3-4 सेट का एक वीडियो बना दूंगा। तो इसके लिए डोंट वरी, बेफिक्र रहें और मुझे सपोर्ट करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या
जीके का, है ना। जीके का प्रश्न पे, जीएस के प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। जीएस के प्रश्न में कह रहा है, एक नई पुस्तक जिसका नाम है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसे जो है दोस्तों ये लिखा गया है डॉक्टर श्रीराम चौलिया के द्वारा, ठीक है। और इसका विमोचन या इसको लॉन्च करने की तारीख थी 31 मार्च को, है ना। इसे 31 मार्च को लॉन्च किया गया। डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने इस पुस्तक को लिखी है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना, एक स्कीम आई थी बीमा के, इंश्योरेंस का स्कीम था नेथन्ना बीमा योजना। पूछा जा रहा है कि यह किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को लॉन्च किया था, यह चलाया था? तो यह तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा नेथन्ना बीमा स्कीम बुनकरों के लिए, जो कढ़ाई करते हैं ना बुनकर, उनके लिए यह स्कीम लाया गया था, बीमा योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022, जो युद्ध अभ्यास 2022 के संदर्भ में पूछा जा रहा है। हमेशा प्रत्येक साल इसे आयोजित किया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 2022 के बारे में पूछा जा रहा है। तो किस भारतीय राज्य में इसका आयोजन हुआ था, किस राज्य में इसका आयोजन किया गया था? तो दोस्तों इसे उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। भारत अमेरिका का संयुक्त जो है, ये दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसे युद्ध अभ्यास के नाम से जानते हैं। और भी कई सारे युद्ध अभ्यास इनके बीच होते हैं, लेकिन युद्ध अभ्यास की बात की जाए 2022 के संदर्भ में, तो इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। इज़ दैट क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10। अब देखिए 10 में कह रहा है कि एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? यह जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो मनीला में है। फिलहाल अभी प्रश्न में कह रहा है कि $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, किसके लिए? बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। तो यह किस राज्य को दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई थी? तो देखिए एक भुगतान ऐप है, इसमें से अमेजन के थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, भारत पे के जरिए, व्हाट्सएप पे के जरिए, पे रुपे के जरिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई थी? तो यहाँ एक टाइम पीरियड सर्टेन कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा पे रूप, ठीक है ना। पे रुपे नहीं है, देखिए इंग्लिश में देखिए पे है, रूप है, RUP अलग अलग है ना। तो इसे जो है पे रूप को जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालयी औषधीय पौधे क्या है? अच्छा देखिए, अगर रेड लिस्ट की बात की जाए तो रेड लिस्ट में क्यों शामिल किया गया? तो यह दुर्लभ है, ये पौधे जो है ना दुर्लभ है। तो इसको कौन कौन से पौधों को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो देखिए यहाँ पे मिजोट्रोपिस पेलिटा है पहला नंबर ऑप्शन में, यह भी एक क्या है? औषधीय पौधा है। उसके बाद है ऑप्शन बी में फ्रिटलोरिया सिरोहोसा, ये भी क्या है? एक औषधीय पौधा है। और ऑप्शन नंबर सी में है डेक्टाइलोरिजा हैटागिरिया, ये भी एक औषधीय पौधा है। ये तीनों जो है ना उसको रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है वेदांथांगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए वेदांथांगल अभ्यारण्य की बात किया जाए तो यह तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि सेमी कॉर्न इंडिया सम्मेलन 2023 यह किस शहर में आयोजित किया गया था? बात किया जाए सेमी कॉर्न इंडिया सम्मेलन 2023 की, तो इसका आयोजन गांधीनगर में किया गया था, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। गुजरात के गांधीनगर में किया गया था सेमी कॉर्न इंडिया सम्मेलन 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। ये मैथ का प्रश्न है, स्किप करेंगे। फिर इसके बाद 16 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है, स्किप करेंगे। बढ़े थे अगले प्रश्न की तरफ। फिर 17वां नंबर प्रश्न है, यहाँ से भी है लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल इजी प्रश्न है। फिर 18 में भी आपका रीजनिंग है, तो मैंने इसका एक सेपरेट बोल दिया है कि एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, तो इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। थैंक यू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 20। 20 से फिर आपका जीएस के प्रश्न एज इट इज़ स्टार्ट हो रहे हैं।
तो 20 नंबर प्रश्न में क्या है कि सुमेर की सभ्यता, सुमेर की जो सभ्यता है उसमें पवित्र जो स्थान होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उसे जो है जिगुरत के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न पूर्व काल में भी एग्जामिनेशन में आया था और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कह सकते हैं, अति महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछ दे यह सर्टेन नहीं है, किसी को भी नहीं पता। तो आप याद रखेंगे सुमेर की सभ्यता जो थी उसमें जो पवित्र स्थान होते थे, मंदिर वगैरह, इन सबको जिगुरत कहा जाता था, जो भी पवित्र स्थान होते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फरवरी 2023 में डैश के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया है। देखिए ओपी कोहली जिनका निधन फरवरी 2023 में हो गया है, पूछा गया है यह कि वह किस राज्य के राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल रहे थे, तो वह गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था उस टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था, तो उस समय जॉर्ज तृतीय जो था वह इंग्लैंड का क्या था, किंग था, राजा था। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि रुपये जारी किया गया। देखिए रुपये की बात की जाए तो यह रुपये जो है NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निक्षेप लिमिटेड के द्वारा यह जारी किया गया। ऑप्शन सी में आपका राइट करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 25 नंबर प्रश्न में क्या, सॉरी प्रश्न संख्या 24 है ना। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों यह जो गरीबी हटाओ एक योजना थी, एक योजना तो नहीं थी, एक नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, ठीक है ना। तो यह गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, है ना, और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का। हुआ यूँ था कि वहाँ के लोग जो इनकी इंदिरा गांधी के विरोधी हुआ करते थे, उन्होंने नारा दिया था कि इंदिरा हटाओ, है ना, इंदिरा को हटाने का। तो इंदिरा गांधी ने इसके जस्ट रिप्लाई में कहा था कि गरीबी हटाओ, है ना। और यह जो 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो यह था आपका टाइम पीरियड 1974 से 78, 1974 से 78 का 5वीं पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया है। देखिए जब पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 को आयोजित किया गया था, इसका आयोजन हुआ था, तो उसमें मुख्य अतिथि देश के रूप में भारत को शामिल किया गया था, हमारा प्यारा भारत। प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते थे, कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए असम की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगर आपसे ये पूछे किस राज्य में, तो आप आँख मूंद करके, जो आपका सही प्रश्न है, आँख को मूंदना नहीं, आँख को तो खोलना है, कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शिवालिक, नीलगिरी, सतपुड़ा और असम की पहाड़ियाँ, तो यह नीलगिरी की पहाड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदन के लकड़ी के प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा लकड़ी चंदन की वहीं पे पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। यानी कि जब संविधान का 73वां संशोधन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, तो आप जानते हैं कि पंचायत संबंधी, जो भी पंचायत संबंधी था वो संशोधन है, और भी कई सारे हुए थे, लेकिन 73वां संशोधन में पंचायत संबंधी संशोधन किया गया था, उसका उसमें जिक्र है। तो यहाँ पे देखिए सारे में पंचायत है आपका, ये कोई ट्रिक नहीं है, मतलब देखिए जिला पंचायत आ ही जाएगा, समिति आ ही जाएगा, ग्राम पंचायत आ जाएगा और नगर पंचायत, तो पूरा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इसमें 73वां संशोधन में जिक्र किया गया था। तो यहाँ सारे के सारे हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण होता है। देखिए खान में क्या होता है, यानी खादान, जहाँ पे क्या होता है खुदाई होती थी, तो गड्ढा हो जाता है, काफ़ी नीचे जाना पड़ता है, तो जब वहाँ पे क्या होता है मीथेन के साथ, मीथेन का रिसाव होता है और वो निकल नहीं पाता है, तो मीथेन वायु के संपर्क में आने के कारण वहाँ पे क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर मीथेन एवं वायु, इसी के मिश्रण के कारण
मुख्यतः जो है खादानों में विस्फोट हो जाती है। प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न में क्या आ रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से राइट मैचिंग आपका नहीं है। अब देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए में डाउन्स, यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान डाउन्स जगह में। देखिए यहाँ पे गलत है, यह जो डाउन्स जो है ना उष्णकटिबंधीय नहीं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, ठीक है ना। किसको कहा जाता है, यहाँ पे कटिबंधीय रहेगा, उष्ण को मैंने काट दिया है ना, शीतोष्ण, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण। शीतोष्ण आधा स होगा, पूरा सा नहीं होगा, ठीक है, शीतोष्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको गलत ढूंढना था, सुमेलित नहीं है, तो डी गलत है। स्टेपीज की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। सेलवा जो है दोस्तों यह उष्ण कटिबंधीय वन है, तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र, तो ये आपका सारे के सारे सही है। डाउन्स की बात किया जाए तो यह शीतोष्ण होंगे, और जबकि आपका आंसर में कहा था उष्ण कटिबंधीय। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विश्व एड्स है ना दिवस 2022 की थीम क्या है। 2022 की अब मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और पूछ रहा है कि 2022 की थीम क्या थी। तो देखते हैं ऑप्शंस को। तो यह जो है एड्स दिवस 2022 का जो है वह लोगो मोटो था, उसका था समानता, यानी कि इक्वलिटी। ऑप्शन डी में आपका राइट बन जा रहा है ना, इक्वलिटी इसका क्या था, इक्वलिटी यानी कि समानता इसका मुख्य थीम था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। देखिए पर्ल और साइबेरिया की बात की जाए तो यह बैकाल की झील को कहा जाता है, और यह सबसे पुरानी झील है दोस्तों, और साथ ही साथ यह सबसे गहरी भी झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकाल झील। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है। तो जो आईआईटी इंदौर है वहाँ के छात्रों के द्वारा दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आयोजित हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल जीता गया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए इसमें जब मौसम विज्ञान संबंधी आपको संप्रेषण किया जाता है, उसके बारे में पता लगाया जाता है, तो जो गुब्बारे होते हैं ना, तो उसमें गुब्बारे में हीलियम गैस को भरा जाता है, ठीक है, हल्का भी होता है हीलियम, तो वह उसको भरा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 में कह रहा है प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो यह पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में इसे पुरस्कृत किया जाता है, यानी कि पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में जिनका योगदान होता है उनको यह पुरस्कार टायलर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ब्लू कार्बन क्या है। 35वां नंबर प्रश्न में कह रहा है ब्लू कार्बन क्या है। तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, इसके द्वारा जो प्रगृहित कार्बन होते हैं उसी को ब्लू कार्बन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से किस यानी कि किन जीवाणु के द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफ़ी बीन्स की कड़वाहट कम की जाती है। यूँ तो आपका लैक्टोबैसिलस की बात की जाए तो वह लैक्टोबैसिलस मेगाथीरियम, यह जो क्या करता है कड़वाहट को कम करता है। तो चूँकि यहाँ पे मेगाथीरियम है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये आपका राइट आंसर बन रहा है। आप भी ढूंढ के बताएंगे और साथ ही साथ कमेंट करेंगे कि क्या इसका आंसर सही है कि नहीं। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन रहा है, और आप लोगों का सहयोग चाहते हैं कि अगर इसमें कुछ है तो आप ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और काइनिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है ना। तो यह जो है मध्य प्रदेश के द्वारा है ना, मध्य प्रदेश राज्य की जो टीम है उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और काइनिंग में चारों के चारों गोल्ड मेडल जीते हैं। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड उसका संश्लेषण होता है। किस कोशिकांग में, तो कहाँ होता है, केंद्रिका में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न की बात करें
तो किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए, यानी कि क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस कवरेज हो जाएगा और सही रास्ता, सुगम रास्ता हो जाएगा। तो इसमें क्या चीज़ का रास्ता बनाना चाहिए, मार्ग कैसे बनाना चाहिए ताकि डिस्टेंस जल्दी से जल्दी सही तरीके से कवर हो जाए। तो देखिए ऑप्शंस को देखते हैं। जहाज को एक जगह से दूसरे छोर तक जाने के लिए शॉर्ट डिस्टेंस में जल्दी से कवर करने के हिसाब से वह जो है एक मार्ग होता है देशांतर। उस देशांतर रेखा के माध्यम से यह जो है जहाज उस दूरी को कम समय में प्राप्त कर सकता है। तो यह मेथड कौन सा अपनाता है, देशांतर के थ्रू वह जल्दी पहुंच पाता है। इसी तकनीक के, इसी सोर्स के माध्यम से, इसी रास्ते के माध्यम से, देशांतरीय रेखा के माध्यम से देशांतरीय उसका एक वे तैयार करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो देखिए अलग अलग विटामिन में अलग अलग समूह होते हैं। बात की जाए विटामिन बी की तो कुल उसमें विटामिन बी का जो समूह है उसमें कुल 8 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, जो भी व्यूअर, आपको एक बार मेरे तरफ से बहुत बहुत वेलकम है। और साथ ही साथ आपसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे तथा लाइक करेंगे। आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इसके अलावा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि एनसीईआरटी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए रामबाण होता है, यानी कि बेस होता है दोस्तों। तो वह एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ को मैंने 2 एमसीक्यूज़ को अपलोड किए हैं। पहला एमसीक्यूज़ है जो बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न हैं एनसीईआरटी एमसीक्यू के माध्यम से अपलोड कर दिए गए हैं। आप उसे इसी चैनल पे जाके देख लीजिएगा, वीडियो पहले डाला जा चुका है। उसके अलावा आपका एंसेंट यानी कि प्राचीन इतिहास, उसके भी पार्ट 1 को अपलोड कर दिया गया है, वो भी एनसीईआरटी के एमसीक्यूज है। तो पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। अभी मैं सेट को डिस्कस कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी ज्योग्राफी होंगे, पॉलिटी होंगे, इकोनॉमिक्स होंगे, फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे, इन सारे एमसीक्यूज जो एनसीईआरटी बेस पे होंगे सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। दरोगा की कंप्लीट तैयारी होने वाली है। करंट अफेयर्स का मैं रिवाइज करा दूंगा प्रत्येक महीने का एक ईयरली बेस पे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी तक तो देर ना करें, अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मानव उपभोक्ता के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद कौन है। देखिए यूँ तो सबसे पहले तो तंबाकू को जीएम खाद के रूप में जाना गया, पहला तंबाकू था, बहुत पूर्व की बात है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, मानव उपभोग के लिए। तो तंबाकू के लिए कभी बताया जाता है कि यह मानव के उपभोग के लिए, मानव इसका सेवन करता है, हार्म उसे होता है, तो उसे उपभोग की वस्तु नहीं माना जाएगा। यहाँ प्रश्न में बोला है मानव उपभोग के लिए, तो यह हो जाएगा बीटी बैगन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीटी बैगन। इसके अलावा टमाटर को भी जो है आपको यह लाइसेंस प्राप्त हुआ है जीएम खाद्य पदार्थ के लिए। लेकिन बाद में फिर क्या किया गया, बहुत सारी परेशानियाँ आई, किसान आत्महत्या करने पर उतारू हुआ है। अब पता नहीं क्या हुआ, बहुत सारी परेशानियाँ हुई तो फिर उसको वापस भी ले लिया गया। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि पहला लाइसेंस किसे प्राप्त हुआ है मानव उपभोग के लिए जो वस्तु है खाद्य पदार्थ के रूप में, तो वो है दोस्तों बीटी बैगन। प्रश्न संख्या 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है और उसे क्या कहा जाता है। तो उसे वृक्क खोल कहा जाता है। वृक्क के चारों एक झिल्ली नुमा आवरण बना रहता है, उसे वृक्क खोल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है। यूँ तो तीन आपके एलिमेंट है, 3 आपके जो है उसके द्वारा मूत्र के मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। यहाँ पे 3 जो है इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं है, ये मेल सेक्स हार्मोन है दोस्तों। तो यहाँ पे एडीएच ये आपका हो जाएगा और एल्डोस्टेरोन, ये दोनों के दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर ए में एक साथ है, यही आपके मूत्र की मात्रा का नियंत्रक होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो निकत जरीन है जो कि क्या है, बॉक्सर है, ये आप फेमस भी है, एडवर्टाइजमेंट में भी आती है। तो इन्हें क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45,
किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? तो कैरम बोर्ड के संदर्भ में ड्राई लुब्रिकेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसमें बोरिक एसिड अम्ल, बोरिक एसिड का मतलब, अम्ल का मतलब होता है एसिड, है ना। तो बोरिक एसिड एक साथ लिखिए या बोरिक अम्ल लिखिए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा है बोरिक एसिड अम्ल, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। गुल ए नगमा के लेखक कौन है? यह गुल ए नगमा है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो रघुपति सहाय के द्वारा लिखा गया है, और उन्हें फिराक के नाम से भी शायद जाना जाता है, ऐसा इसमें कोड में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए में कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड। इसका यूज क्या आपको माचिस बनाने में किया जाता है? तो बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। विस्फोटक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अब मैग्नीज हाइड्रोक्साइड की बात किया जाए तो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड शुष्क सेल में यूज किया जाता है बनाने में, शुष्क सेल के निर्माण में। उसके बाद क्या है संचायक सेल। संचायक सेल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा है, जो कि आपका गलत है। संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, यानी कि जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सी आपका गलत है और यूरेनियम परमाणु बम आपका राइट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। कहाँ अनुपस्थित होती है? कांच में ऑक्सीजन, सीमेंट में, मिट्टी में, केरोसिन में अनुपस्थित होती है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। सामान्य फसल, नॉर्मल जो फसलें होती हैं उन्हें उगाने के लिए उर्वर भूमि यानी कि उपजाऊ भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो देखिए 5.5 से 7 जो होता है वह जो है आपका सामान्य पीएच मान होना चाहिए 5.5 से 7 के करीब। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं आपका 3 है जो कि गलत हो जाएगा, 4 आपका गलत हो जाएगा, 7 से कम होना चाहिए तो 9 से 10 डी में ये भी गलत हो जाएगा। तो 5.5 से 7 ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 6 से 7, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एडजेक्ट की बात करें तो 5.5 से 7 आपका राइट पीएच मान इसी के बीच होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसमें से मिश्र धातु कौन सी नहीं है? तो स्टील को निर्माण करने में कई धातुओं का निर्माण होता है, धातुओं को मिक्स करके तब स्टील बनाया जाता है। ब्रॉन्ज के भी बनाया जाता है मिक्स करके, पीतल भी मिश्रण है। लेकिन ये तांबा जो है दोस्तों यह क्या है? मिश्र धातु नहीं है बल्कि धातु है। आपको मिश्र धातु पूछ रहा था कि नहीं है, यानी कि तांबा मिश्र धातु नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह मधुमक्खी की जो भाषा थी उनको पहचानने में सफलता जो है केवी फ्रिश को मिला था 1973 में। इसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? तो दृष्टि पटल में, यानी कि दोस्तों रेटिना में, ठीक है। आपको हिंदी में भी रेटिना रहेगा कभी कभी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दृष्टि पटल कहें अथवा रेटिना। तो रेटिना में क्या पाया जाता है? इसी भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पे कथन दिया हुआ है यानी कि स्टेटमेंट दे रखा है। ऑप्शन ए में स्टेटमेंट है और यहाँ पे कॉज है, आर में कारण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और बोल रहा है कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो यह भी कारण भी आपका सही है, दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे, ए तथा आर दोनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो पूछा गया है कि यह कांग्रेस है उसमें किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसमें नरेंद्र देव एक व्यक्ति थे जिन्होंने समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाया था और इसे लोगों को बताया भी था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने
निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? यानी कि जब आज़ाद हिंद रेडियो शुरू हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस किस देश में थे, कहाँ से उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत उन्होंने जर्मनी में की थी, और जर्मनी का जो था तानाशाह हिटलर, उन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान कौन था जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया था? यानी कि आमंत्रित किया था कि आप हस्तक्षेप करें। तो पूछा जा रहा है कि जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान कौन थे जिन्होंने भारत को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया था? तो वह थे शाहनवाज भुट्टो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा? तो चार्टर अधिनियम 1793 था, उसी अधिनियम में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं उनका जो वेतन बनेगा वह भारतीय कोष से दिया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म से जुड़ा है? देखते हैं ऑप्शन नंबर में क्या कह रहा है। बात की जाए सॉन्ग फ्रॉम प्रिज्म की तो दोस्तों यह जो है क्या है, यह क्या था, उपनिषद और शास्त्र से जो संस्कृत में भजन थे, है ना, उसका अनुवाद था, है ना। और इस अनुवाद को 1930 में जब महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे उसी के दौरान इन्होंने यहाँ से इस उपनिषद और शास्त्रों में से संस्कृत में जो भजन थे उसको यहाँ से क्या किया था, उसका अनुवाद किया था। तो यह महात्मा गांधी ने किया था 1930 में जब यरवदा जेल में थे, वहीं पे इन्होंने इसका संस्कृत उपनिषदों का वहाँ से जो आपका भजन था उसको यहाँ पे अनुवाद करके अंग्रेजी में किया था महात्मा गांधी के द्वारा, यानी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। किस प्रकार का उत्तक पादपों में भोजन, गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए मृदु उत्तक और स्थूल उत्तक, है ना, ये स्थूल कोण कहिए या स्थूल कहिए, ये दोनों उत्तक जो है वह भोजन, गोंद, टेनिन, रेनिन आदि का भंडारण करते हैं। किसके लिए? पादपों में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 में कह रहा है कि नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? नागपुर झंडा सत्याग्रह की बात की जाए तो यह 1923 में हुआ था, 8 मार्च 1923 को हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है यूथॉन्ट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? एक पुरस्कार है दोस्तों यूथॉन्ट पुरस्कार। यह जो पुरस्कार है वह पूर्व पश्चिम समझ में योगदान देने के लिए यह प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न को सही कालानुक्रम, यानी कि जो काल था इन लोगों का टाइम ऑफ पीरियड रहा होगा, उसको आपको सही रूप से अरेंज करना है। देखिए छत्रपति साहू जी की बात किया जाए तो इनके शासनकाल का बात करें तो यह 1707 से 1708 इनका शासनकाल था। 1708 से 1707 से छत्रपति साहू जी का कार्यकाल था, यानी कि वो किस समय शासन था उनका? 1707 से 1748 के समय, 1748 के समय छत्रपति साहू जी का। राजा राम की बात की जाए तो इनका शासन का काल था 1689 से 1700 के समय तक, 1700 के समय तक। इसके अलावा शिवाजी द्वितीय की बात की जाए तो इनका कार्यकाल था 1696 से लेकर 1707। कार्यकाल न कह के शासनकाल कहेंगे बेहतर होगा। अगला ऑप्शन है संभाजी। तो इनका जो शासनकाल था 1657 से लेकर के 1689 तक। अब देखिए किनका पहला क्रम था इस शासनकाल का क्रम, तो सबसे पहले 1657 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1657 से बात होता है तो यह संभाजी का होता है। संभाजी ऑप्शन कौन से है? 3 के साथ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो डी और सी कैंसिल हो गया। इसके बाद 1657 से 1689 आ गया, फिर 1689 से यानी कि राजा राम, तो ऑप्शन 2 में यहाँ दोनों में राजा राम है तो ये भी सही है 1700। फिर बात है यहाँ पे 1696 से 1707 यानी कि चौथा नंबर, तो 3, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अकबर ने सर्वाधिक वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह कौन था। तो सबसे ज़्यादा जी अगर बात किया जाए वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए, है ना, सबसे पहले, ज़्यादा नहीं है, सबसे पहले तो वह कछवाहा से हुआ था इनका संबंध। इन्होंने ही जोधाबाई, यहीं पे इन्होंने जोधाबाई से शादी की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। देखिए भारत के सादी के नाम से अमीर हसन को जाना गया है। अमीर हसन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। 65 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। देखिए फॉरवर्ड फुटबॉल में यूज़ किया जाता है, पास भी करता है खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को, तो फुटबॉल में हो गया। कॉर्नर की अगर बात की जाए तो देखिए कॉर्नर फुटबॉल में है, और उसके साथ अगर पेनाल्टी कॉर्नर आ गया तो इसका यूज हॉकी में किया जाता है। पेनाल्टी कॉर्नर का यूज हॉकी में किया जाता है, जबकि कॉर्नर भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है तो पेनाल्टी कॉर्नर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन की बात की जाए ऋषभनाथ तीर्थकर है। देखिए यहाँ पे एक तरफ तीर्थकर का लिस्ट दिया हुआ है और दूसरी ओर उनका निर्वाण स्थल, यानी कि जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो तीर्थ स्थल ऑप्शन नंबर ए में बात की जाए ऋषभनाथ की, तो उनका निर्वाण स्थल अष्टपद है, जो कि आपका सही सुमेलित है। ऑप्शन बी की बात की जाए वसुपूज की, देखिए वसुपूज है, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था चंपापुरी में। ठीक है, चंपापुरी कहिए अथवा चंपापुर कहिए, चंपापुर में, है ना, यहाँ पे चंपापुर लिख देते हैं, चंपापुर में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे आपका ये आपका गलत मैचिंग था। नेमिनाथ की बात की जाए तो नेमिनाथ को समेत शिखर पर्वत पर, जो कि समेत शिखर में एक उज्जैन पर्वत है, यहाँ पे इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, समेत शिखर पर्वत के उज्जैन पर, उसी का ये पार्ट पड़ता है समेत शिखर पर्वत का। और बात की जाए महावीर की तो इनका निर्वाण कहाँ था, पावापुरी में इनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में हुआ था। तो इसका विकास जो है वह मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। 68 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा को क्या कहा जाता है। यानी कि जो नाभिक के सबसे नज़दीक जो कक्षा होती है उसे क्या कहते हैं, वह के कक्षा होता है। के कक्षा ही होता है तो कहेंगे क्या, के कक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, यह चाणक्य के द्वारा कहा गया था, यानी कि विष्णुगुप्त के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए, यानी कि प्रजा के जो सुख है उसी में राजा का सुख निहित होता है और प्रजा के हित में उसका हित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, यानी कि 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन से कथन सत्य है। अगर बात किया जाए ऑप्शन 1 की, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था, जो कि आपका करेक्ट है। ठीक है, विक्रम संवत की अगर बात किया जाए, इसकी शुरुआत विक्रम संवत जो कि 57 ईस्वी में पूर्व में आरंभ हुआ, और इसकी शुरुआत जो है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी, है ना। इसको फिर इरेज कर देंगे, अभी आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि शक संवत 78 ईस्वी में से आरंभ हुआ था। तो शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ये सही है। और दोस्तों शक संवत जो है वह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है ना, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर है। और इसके अलावा बात की जाए ऑप्शन 3 की, तो गुप्त संवत 319 ईस्वी में आरंभ हुआ था, और इसे आरंभ किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत की थी, गुप्त संवत 319 में शुरू हुआ था। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 71। इसका तीनों का तीनों सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका तीनों का तीनों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक।
ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। 71 नंबर प्रश्न में है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो सबसे ज़्यादा उच्चतम पोषण स्तर की बात करें जो कि ओमनीवायरस पर्सन होते हैं, ओमनीवायरस जीव होते हैं, कुछ भी उन्हें उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है जिसे सर्वाहारी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है। जब कोई भट्टी गर्म होती है तो उसमें कौन सा विकिरण उत्सर्जित होता है? तो दोस्तों उसमें अवरक्त किरणें उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। अब यह बहुत ही आसान प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है। कह रहा है कि अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, देखिए यहाँ लेंथ को डबल किया जा रहा है ना, दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी कि 0.2 डबल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 0.4 ओम बन जाएगा, है ना, ओम बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ओम। एक सिंबल दे देते हैं, परफेक्ट नहीं बनेगा, आप समझ रहे हैं, 4 ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए नीला क्यों दिखाई देगा कि वो फैलता है ज़्यादा, प्रकीर्णन होता है, और तरंगदैर्घ्य उसका क्या होता है? कम होता है, जो नज़दीक नहीं आ पाता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, निम्न तरंगदैर्घ्य, ठीक है, और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण नहीं, निम्न तरंगदैर्घ्य प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तरंगदैर्घ्य तो निम्न होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 यानी क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय ही हो गया था? तो दोस्तों फ़खरुन अली अहमद, जो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे और जाकिर हुसैन थे, इन दोनों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। यहाँ पे जाकिर हुसैन नहीं है, फ़खरुद्दीन अली अहमद है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ? यानी कि ये जो संस्था बनी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वह किस अधिनियम के द्वारा यह आई, उसका उद्गम हुआ, इसका विकास हुआ, इसका प्रारंभ हुआ? तो यह दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा भी आप इसे जानते हैं, इसी के द्वारा इसका उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो दोस्तों इसमें संसद के दोनों सदन की आवश्यकता, अनिवार्यता जरूरी है। वैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की जाए तो किसी भी सदन में लगाया जा सकता है ना, लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है। देखिए लेकिन विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, सॉरी राज्यसभा मैंने रिपीट कर दिया, इसके लिए सॉरी, लोकसभा और राज्यसभा में, देखिए लोकसभा और विधानसभा होता क्या है ना कि बोलने के क्रम में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, चलिए इसके लिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे होता क्या है कि यह जो महाभियोग लाया जाता है वो आर्टिकल 61 के दौरान लगाया जाता है, और इसके लिए 14 दिन पूर्व जो है वो राष्ट्रपति को लिखित जो है इसकी सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसमें जो है वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति मशविरा करते हैं और तब जाके महाभियोग लगता है। यूं ही महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है, काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के संदर्भ में होता है। तो हालांकि इसके बारे में जानकारी हमें पॉलिटी का जब क्लास होगा तो पूरा डिटेल्स इसका एनालाइज करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 78। अभी जितना जरूरी है उतना ही करते चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान की बात करें वह हम नागरिकों को कुल मिला के 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करती हैं, ठीक है, यानी कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा
मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। देखिए, ऐसा कंडीशन संविधान में किया गया है कि आप अपने राज्य की भाषा को चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा की जहाँ तक बात होगी तो उसे मातृभाषा में आपको करवाना होगा, प्राथमिक शिक्षा आपको मातृभाषा में ही देनी होगी। तो पूछा जा रहा है कि ऐसा जो है वह संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 350A में उल्लेख ऐसा किया गया है कि राज्य को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही देनी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित होती है ना, यानी कि अधिकतम अवधि कितनी होती है आपको बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के द्वारा ग्राम सभा की बैठक के बीच का अंतराल पूछा जा रहा है। तो 3 महीने होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और यह जो है जवाबदेही मुखिया की होती है कि वह 3 महीने से ज़्यादा न हो, 3 महीने के दौरान बैठक वो कराना इसकी जिम्मेवारी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। जब अंतरिम सरकार बना था दोस्तों, तो उस समय रियासत का विभाग जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। इसके अलावा जो है बात की जाए तो कृषि एवं खाद्य मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राप्त हुआ था। इस तरह के कई विभाग थे जो अलग अलग व्यक्तियों को प्रदान किए गए थे। प्रश्न संख्या 82 की बात करें, पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, यानी कि कौन से संविधान संशोधन में दिल्ली को क्या हुआ, राष्ट्रीय राजधानी के रूप में नामित किया गया अथवा इस राष्ट्रीय राजधानी के रूप के क्षेत्र के रूप में दर्जा दिया गया। तो यह दिया गया 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 83 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना कंपलसरी होता है, तभी जाके उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है। तो कम से कम 6% है ना, 6% सीट जो है वह लोकसभा की सीटों को उन्हें जीतना होगा, तभी उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उनको दर्जा प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। और हाल ही में जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो दिया गया है, याद रखेंगे प्रश्न आ भी सकता है एग्जामिनेशन में, वह दिया गया है आम आदमी पार्टी को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। वायु का वेग संबंधित है। वायु की वेग की बात की जाए तो इसका संबंध दाब प्रवणता से है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। देखिए, बात की जाए भेड़ाघाट की, भेड़ाघाट जो है वहाँ पे धुआंधार जलप्रपात स्थित है, और यह जो धुआंधार जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पे बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को, यह जो फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर मिजोरम में स्थित है, उसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो है मिजोरम में फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, उसे नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम है नीला पर्वत उद्यान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। गड़िया उत्सव जो है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, यह एक उत्सव है, एक सेलिब्रेट किया जाता है एक फेस्टिवल के तौर पर, उसे त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है गड़िया उत्सव को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लॉन्गेस्ट पूछा जा रहा है, सबसे लंबा है ना, वह राजमार्ग कौन सा है जो क्या करता है, जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ता है, सबसे लंबा पूछा जा रहा है। तो वह है NH-44, जिसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो कि क्या करता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है। तो यह कहाँ पे स्थित है, यह है कोलकाता में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन जो है, इसका संगठन वह कोलकाता में स्थित है। प्रश्न संख्या 90 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा
यह उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जो है पेट्रो रसायन का, वह जो है जामनगर है ना। जामनगर कहाँ पे पड़ता है? गुजरात। ठीक है, वहाँ पे यह रिलायंस का है ना। रिलायंस का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल, यह जो है पेट्रो रसायन एक केंद्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। 91 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें से आपको गलत को ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मणिकरण, यह गर्म जल का स्रोत है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका राइट मैच है। ज्वालामुखी की बात की जाए तो यह जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल में है, हिमाचल में है ना ज्वालामुखी। अनहोनी की बात की जाए तो यह जो गर्म जो जल का स्रोत है वह मध्य प्रदेश में है और तप्त पानी उड़ीसा में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? यानी कि वैसी फसल जो पूरे वर्ष में कभी भी आप बो सकते हैं, उसकी पैदावार कभी भी की जा सकती है, उपजाई जा सकती है। तो वैसा फसल है दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार मक्का। वैसे चावल भी ऐसी फसल है जो पूरे भारत में आप देखेंगे पूरे साल भर इसका पैदावार किया जाता है, इसको बोया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मेजा बांध, उसका निर्माण जो है वह हुआ था। तो यह मेजा बांध है, उसका निर्माण किस नदी पर किया गया था, ऐसा प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका निर्माण कोठारी नदी पर किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94। 94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? यानी कि ऐसी जनजातियाँ जिसमें महिलाएं एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं, है ना। पुरुष एक से बहुपतित्व की बात है ना, तो महिलाओं को एक से ज़्यादा पति रखने का अधिकार होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में है गोंड, 2 में है नागा, ऑप्शन 3 में है जौनसारी और ऑप्शन 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 में है टोडा। अब देखिए यहाँ पे 4 जनजातियाँ हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से किस में बहुपतित्व यानी कि महिला एक से ज़्यादा पति रख सकती है, वो किस जनजाति में ऐसी प्रथा मानी जाती है या ऐसी प्रथा चलती है। तो यह जो है जौनसारी जनजाति है और दोस्तों यह एक टोंडा जनजाति है। अब टोंडा जनजाति की बात की जाए तो यह केरल की जनजाति है, ठीक है। और जौनसारी की बात की जाए तो यह उत्तराखंड में यह जनजाति पाई जाती है, उत्तराखंड में, है ना। वहाँ पे बहुपति रखने की प्रथा चलती है। इस प्रकार ऑप्शन 3 और 4 यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। 95 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का उपयोग करता है, वह क्या कहलाता है? तो यह जो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करता है, लोग एक दूसरे के कंप्यूटर से या किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर से डाटा को चुरा लेता है और उसका इरेजिंग करता है, एडिटिंग करता है, उसको क्या करता है, क्षतिग्रस्त उसके फाइल को कर देता है। तो उसे हैकर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। यानी कि जब भारत और चाइना का युद्ध 1962 में चल रहा था तो वैसे मंत्री जिन्होंने रिजाइन दिया था, तो रिजाइन देने का काम कौन किया था? वीके कृष्ण मेनन, जिन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान रिजाइन दे दिया था, यानी कि त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। 97 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो यह किस प्रकार की रेखाएं होती है? जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, पूछा जा रहा है कि वह कैसी रेखाएं होती है। तो दोस्तों यह बंद वक्र रेखा होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। केपी गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? यह एक नृत्य शैली है जिसे केपी गोपाल कहा जाता है और पूछा जा रहा है कि यह नृत्य शैली किस राज्य में की जाती है या यह किस राज्य की नृत्य शैली है। तो यह है असम राज्य में। असम राज्य में यह केपी गोपाल नृत्य शैली किया जाता है। प्रश्न संख्या 99 में है संगम काल के किस शासक ने गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी इसकी उपाधि धारण की थी? अलग अलग उपाधियाँ
पूर्व काल में अपने आप को दे दिया जाता था राजा महाराजाओं के द्वारा। उनमें से एक गजबेटकर की उपाधि थी, यानी कि हाथियों का शिकारी। तो यह उपाधि किसने धारण की थी? तो यह उपाधि देवराय द्वितीय को प्रदान किया गया था, या उन्होंने खुद को यह उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। इस सेट नंबर 7 का अंतिम प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। तो निम्न में पूछा गया है दोस्तों कि एक तरफ चिकित्सा उपकरण है, यानी कि इस उपकरण का यूज दूसरे तरफ किस उद्देश्य से किया जाता है, आपको सही सुमेलित करना है। अगर बात की जाए सीटी स्कैन की, तो सीटी स्कैन का यूज शरीर में जो भी असामान्यता होती है उसको पता करने के लिए सीटी स्कैन का यूज किया जाता है, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। बात किया जाए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की, यानी कि ईसीजी की बात की जाए, तो इसका यूज हृदय में जो विकार होती है, जो बीमारी होती है उसका पता, यानी उसमें कोई क्या सा प्रॉब्लम चल रहा है किस टाइप का, उसका पता लगाने के लिए ईसीजी किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से जाना जाता है, यानी कि बी का आपका 3rd हो जाएगा। सी में कह रहा है, सी में ऑप्शन में कह रहा है कि ऑटो एनालाइजर की बात की जाए तो जैव रासायनिक तत्वों की जांच करने में ऑटो एनालाइजर का यूज किया जाता है, यानी कि सी का ऑप्शन नंबर 2। और पेस मेकर की बात की जाए तो इसका यूज हृदय की गति को नियंत्रण, यानी कि हृदय की गति को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार दोस्तों यह सेट नंबर 7 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 8 के साथ। तो वीडियो को आप ज़रूर पूरा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।